हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.2 के बारे में, जिसको हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। निम्न कथनों में से कौन से सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। तो स्टूडेंट, हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे पहला कथन पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, हमको यहाँ पे सत्य असत्य बताना है और तर्क सहित जो है आपको आंसर देना है स्टूडेंट। यहाँ पर तो क्या लिखा गया है, पहला यहाँ पर देखिए, पहला कथन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बताना है सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और अगर असत्य है तो क्यों असत्य है, मतलब तर्क देना है उसके पीछे। तो देखिए स्टूडेंट, हम बात करें अगर जो है वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्या जो है वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या स्टूडेंट। ठीक, तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर हमारी वास्तविक संख्याएं मिलती हैं स्टूडेंट। तो चूंकि इसके वास्तविक संख्या के अंदर जो है हमारी अपरिमेय संख्या आती हैं, तो जितने भी अपरिमेय संख्याएं रहेंगी वो वास्तविक संख्याएं स्टूडेंट होंगी ही होंगी। तो बात स्टूडेंट यहाँ पे सत्य है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है स्टूडेंट। ठीक, तो आप उत्तर भी लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ये जो है सत्य है। अब क्यों सत्य है, क्योंकि वास्तविक क्या नाम है, हमारी सभी अपरिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के ही भाग हैं। ठीक, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये बात जो है सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है। क्यों सत्य जो है, क्यों होती है, चूँकि अपरिमेय संख्या जो होती है, संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या के ही भाग हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के ही जो है भाग है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक, अब बात करें दूसरे प्रश्न की। क्या कहा जा रहा है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप में होती है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है स्टूडेंट। तो यानी यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि क्या ये मतलब सत्य है, कौन सी बात सत्य है कि संख्या रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु होते हैं, 0 1 2 3 इधर चला जाएगा वो अनंत तक, मतलब ठीक है, -1 -2 -3 इधर चली जाएगी है। तो जो हमारी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु है स्टूडेंट, क्या जो है वो कड़ी में यम के रूप में होता है, और यम जहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, कड़ी में हम बारी बारी से प्राकृतिक संख्या रखकर देखते हैं। जैसे कड़ी में आप 1 रखें तो कड़ी में 1 का मान जो है 1 होता है स्टूडेंट, और 1 आपकी संख्या रेखा पर मौजूद होता है, जैसे यहाँ पर मिल जाएगा। कड़ी में 2 की बात करें स्टूडेंट, कड़ी में 2 का मान 1.41 होता है, आगे ऐसे चला जाता है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको जो 1.41 ये भी संख्या रेखा कहीं मौजूद होगा यहाँ पर इस तरह। ठीक, तो कड़ी में 1 का मान 1 हो गया, यहाँ पर कड़ी में 1 का मान हो गया, यहाँ पे कहीं कड़ी में 2 होगा इस तरह। ठीक है, तो अगर आप संख्या रेखा पर ध्यान दें तो कड़ी में कड़ी में प्राकृतिक संख्याओं को रखकर जो वैल्यू निकालोगे आप, और उससे जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे। कड़ी में 1 हो गया, कड़ी में 2, ऐसे कहीं कड़ी में 3 उपस्थित होगा, कड़ी में 4 भी उपस्थित होगा, संख्या रेखा पर मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट प्रत्येक बिंदु आपका जो है कड़ी के रूप में आपका नहीं हो सकता स्टूडेंट, कड़ी में यम के रूप में नहीं हो सकता। जैसे माइनस वाली संख्याएं, अगर आप कड़ी में यम के रूप में संख्याओं को पता कर रहे हैं जहाँ पर यम एक प्राकृतिक संख्या है स्टूडेंट, तो पॉजिटिव वाली संख्याएं ही आपको मिल सकती हैं, निगेटिव वाली संख्याएं आपको जो है आप नहीं मिलेगी अगर आप कड़ी में कोई प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर आप कड़ी में यम की जगह अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो वैल्यू आपकी स्टूडेंट पॉजिटिव होने वाली है, और जबकि संख्या रेखा पर आपके स्टूडेंट माइनस वाली भी संख्याएं भी उपस्थित होती हैं। ठीक, तो प्रत्येक बिंदु जो है कड़ी में यम के रूप में स्टूडेंट नहीं हो सकता, ये बात जो है यहाँ पर स्टूडेंट असत्य है। ठीक, और तो और स्टूडेंट अगर हम बात करें कड़ी में, अगर आप बारी बारी से प्राकृतिक संख्याएं रख रहे हैं, जैसे कड़ी में 1 रखें, कड़ी में 2 रखें, तो कड़ी में 1 का मान यहाँ पे मिला है, कड़ी में 2 का मान यहाँ पे मिला है, उसके बीच की भी ढेर सारी संख्याएं स्टूडेंट क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। यानी कि हम जो है संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को जो है हम कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर यम एक प्राकृतिक संख्या है स्टूडेंट। ठीक, तो ये बात यहाँ पर स्टूडेंट असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है, जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कड़ी में -2 को हम जो है कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते स्टूडेंट। ठीक, तो आप लिखेंगे कैसे यहाँ पर,
ये बात असत्य है स्टूडेंट। उत्तर असत्य। क्यों सत्य है? -3 हम ले लेते हैं, ठीक है। -3 संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है। संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है, परंतु इसे कड़ी में यम के रूप में, परंतु यह कड़ी में यम का रूप नहीं है स्टूडेंट। -3 संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु है, परंतु यह कड़ी में यम के रूप का नहीं है, के रूप में नहीं है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बात हो गई। लिखेंगे बात असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि -3 भी संख्या रेखा पर स्थित होता है, स्थित एक बिंदु है, परंतु यह जो है कड़ी में यम के रूप में नहीं है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो स्टूडेंट इस तरह आप जो है इसका आंसर लिखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं अगले कथन की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है स्टूडेंट। तो देखिए क्या कहा रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आपको बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम बात करें वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो ये बात, एक शब्द बोला गया प्रत्येक, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या स्टूडेंट हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो जो परिमेय संख्या रहेंगी वो अपरिमेय संख्या कैसे होंगी स्टूडेंट? तो ये बात यहाँ पर क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? असत्य क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि अब एक एग्जाम्पल दे देंगे आप, जैसे हम 5 की बात करें तो 5 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है स्टूडेंट। तो लिखेंगे आप यहाँ पर 5 एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है स्टूडेंट, ठीक। इस तरह लिख देंगे 5 एक वास्तविक संख्या है, ठीक, और परंतु यह अपरिमेय संख्या नहीं है स्टूडेंट। तो इस तरह आप जो है इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। उत्तर इसका है, ठीक। तो अब जो है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर ये समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की। यहाँ पर तो देखिए क्या कहा जा रहा है दूसरे प्रश्न में। क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना है कि जो भी हमारे पूर्णांक हैं, ठीक है, उन सभी पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं, क्या वह जो है अपरिमेय संख्या होते हैं? और अगर आपका आंसर नहीं है तो एक कोई एग्जाम्पल देना है स्टूडेंट। तो देखिए आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो हम कुछ पूर्णांक ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे कड़ी में 2 की बात करें तो कड़ी में 2 स्टूडेंट एक अपरिमेय संख्या होती है। कड़ी में 3 की बात करें तो अच्छा 2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक। 3 कड़ी में 3 भी जो हमारी एक अपरिमेय संख्या स्टूडेंट होती है। कड़ी में 4 की अगर बात करें आप, तो कड़ी में 4 का मान निकल जाता है स्टूडेंट। कड़ी में 4 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो ये आता है आपका 2। जबकि 2, अब यहाँ पर जो 2 निकला है आपका, जो 2 वैल्यू यहाँ पर आई है, यह एक परिमेय संख्या होती है स्टूडेंट। तो आप बस यहीं पे हो गया आप स्टूडेंट। देखिए ये 2 भी एक पूर्णांक था, 3 भी एक पूर्णांक था, 4 भी एक पूर्णांक है स्टूडेंट। 2 और 3 तो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन जो 4 है हमारा, 4 एक पूर्णांक है, उसका हमने वर्गमूल लिया और वर्गमूल लेने पे वो 2 मिल गया, और जबकि 2 हमारी एक परिमेय संख्या है स्टूडेंट। तो जो बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, क्या सभी पूर्णांक, तो स्टूडेंट सभी पूर्णांकों के जो है वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कड़ी में 4 जो है पूर्णांक है, लेकिन जब उसका आप वर्गमूल लेंगे तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी, ना कि अपरिमेय संख्या। तो सभी पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय संख्याएं नहीं होती स्टूडेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कड़ी में 4। कड़ी में 4 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी, ना कि अपरिमेय संख्या। और भी एग्जाम्पल है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको बस एक एग्जाम्पल लिख देना है और लिख देंगे आप नहीं, यहाँ पर लिखेंगे आंसर में नहीं। नहीं, अब नहीं क्या लिखेंगे, नहीं सभी पूर्णांकों के जो है सभी पूर्णांकों के वर्गमूल, नहीं सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं स्टूडेंट। ठीक, नहीं सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती स्टूडेंट। अरे एक नहीं को हटा दीजिए, तब सही सेंटेंस बैठेगा यहाँ पर। सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है उदाहरण कड़ी में 4। ठीक है, 4 एक पूर्णांक है और 4 का वर्गमूल जो है स्टूडेंट एक परिमेय, ऐसे लिखेंगे आप 4 एक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल 2 होता है। ठीक स्टूडेंट, 4 एक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल 2 होता है, जहाँ पर 2 एक परिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट आप इतना जो है यहाँ पर लिख देंगे और यही आपका जो है स्टूडेंट हल हो जाएगा, या कह सकते हैं स्टूडेंट उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया होगा। ठीक, जो सभी पूर्णांक होते हैं स्टूडेंट, सभी पूर्णांक का वर्गमूल जो है एक अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अगर आप उसमें से कुछ पूर्णांक ऐसे होंगे जिसका आप वर्गमूल लेंगे तो परिमेय संख्याएं भी क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, मिल जाएंगी। ठीक, अब जो है हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट हम लोग को कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता, मतलब कर सकते हैं हम लोग, उसको जो है यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है स्टूडेंट यहाँ पर। तो देखिए कैसे दिखाएंगे आप यहाँ पर। इस प्रश्न को हम आगे पढ़ाने से बताने से पहले जो है हम यहाँ पर एक चीज़ बताएंगे जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। स्टूडेंट पढ़े होंगे आप पिछले क्लासों में, नहीं पढ़े तो देखिए, अगर नहीं पढ़े तब भी देख लीजिए, यहाँ पर समझ जाएंगे आप क्या लिखा गया है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट यह एक जो है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका जो है एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को स्टूडेंट समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश है, त्रिभुज ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब स्टूडेंट समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उस भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण। ठीक, बाकी बची एक भुजा को लंब बोलते हैं, और जो यहाँ पर है ये वाली भुजा, इसको आधार कहते हैं स्टूडेंट। लंब आधार डिसाइड होता है आप कहाँ से देख रहे हैं, किस एंगल को कंसीडर करके चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आप इस नज़रिए, इस एंगल से चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, बाकी ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा, मतलब ये तो कर्ण तो रहेगा, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण यहाँ पर होगी। जबकि आप अगर इस यहाँ से देखेंगे चीज़ों को तो लंब, यहाँ से अगर चीज़ों को देखेंगे आप अगर यहाँ से, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, जबकि कर्ण स्टूडेंट वही रहता है। तो लंब आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, जबकि कर्ण जो है वही होता है। तो अभी हम मान रहे हैं स्टूडेंट ये लंब है हमारा और ये आधार है, और स्टूडेंट ये क्या है, कर्ण है। ठीक, तो अभी कर्ण, लंब और आधार में जो है एक संबंध होता है, जिस संबंध को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है संबंध स्टूडेंट, अगर आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के
बराबर होता है, यानी आधार के वर्ग के बराबर होता है स्टूडेंट। ये जो लिखी गई बात है इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय स्टूडेंट। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो आपको इस जो है जानकारी मतलब चीज़ जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज जो है यहाँ पर होगा इस सवाल में। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें खास बात क्या है कि मतलब यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता हो तो तीसरा पता आप कर सकते हैं इजीली। जैसे आपको अगर लंब पता हो, आधार पता हो, तो कर्ण का मान आप निकाल सकते हैं, या इनमें से कोई तीनों में से कोई भी दो पता हो तो आप तीसरी भुजा का मान आप स्टूडेंट निकाल सकते हैं, जबकि त्रिभुज हमारा जो है समकोण त्रिभुज होना चाहिए स्टूडेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक, सवाल में हम लोग को कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है स्टूडेंट। तो देखिए आप कैसे करेंगे। इस प्रमेय का भी हम लोग यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद आप यहाँ पर एक संख्या रेखा को बनाएंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4 इस तरह चला जाएगा, -1, -2, -3, -4 इस तरह इधर चला जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो है संख्या रेखा बनाने के बाद अब अगर मैं बात करूँ ये दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे सिंपल ये दूरी जो है 1 इकाई दूरी है। इतनी दूरी कितनी है, 2 इकाई है। इतनी दूरी कितनी है, 3 इकाई है। ठीक है स्टूडेंट, दूरी की बात करें हम लोग करें डिस्टेंस की, तो आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे। अच्छा, इस बिंदु को मान लीजिए O, जहाँ पे इस बिंदु है इस बिंदु को मान लीजिए स्टूडेंट O, और जो हाँ जहाँ पर हमारा 1 है उस बिंदु को आप मान लीजिए A। ठीक, और जो दूरी स्टूडेंट है, ये दूरी जो OA का मान है आपका यहाँ पर है, वो जो दूरी है यहाँ पर स्टूडेंट वो है 1। इतनी दूरी 1 होगी। अगर इतनी दूरी की बात करें तो 2 होगी, इतनी दूरी की बात करें तो 3 दूरी होगी। ठीक है, 3 इकाई दूरी। तो स्टूडेंट इतनी दूरी यहाँ पर 1 है। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला काम क्या करेंगे, आप यहाँ पर 90 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब आप कोण बना सकते हैं दो तरीके से, मतलब एक तो चाँदे से और एक जो है आप पटरी और प्रकार की सहायता से स्टूडेंट। तो आप चाहे जिससे भी बनाइए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 90 अंश का कोण बना देंगे, और 90 अंश का कोण बनाने के बाद जो है आप एक ही इकाई का दूरी आप यहाँ भी खींचेंगे। ठीक है, और एक कोण स्टूडेंट ध्यान देना 90 अंश जो है होना चाहिए। OA और जहाँ पर ये दूरी खींची गई है एक इकाई, उस बिंदु का मान है मान लेते हैं B। A से B तक की दूरी भी स्टूडेंट कितनी है, 1 है। 90 अंश का कोण बनाकर आप स्टूडेंट इस लाइन को यहाँ पर खींचेंगे, और जिसकी दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप काम का क्या करेंगे, यहाँ पर O को B से मिला दीजिए। ठीक है, O को B से मिला दीजिए। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखें तो त्रिभुज बना है यहाँ पर, और एक त्रिभुज बन गया है, और जो त्रिभुज बना है स्टूडेंट यहाँ पर वो समकोण त्रिभुज यहाँ पर है। और इस समकोण त्रिभुज में हमको दो चीज़ें पता है, इस OA का मान पता है 1 है, और AB का मान स्टूडेंट पता है 1 है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप OB का मान जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो त्रिभुज बना है एक समकोण त्रिभुज है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में, त्रिभुज OABB। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप देखें तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर स्टूडेंट। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कर्ण स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, आपको OA का भी मान पता है और AB का भी मान पता है, तो रख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर AB का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, OA का भी मान जो स्टूडेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, तो यहाँ से अब OB बराबर हो जाएगा, तो इधर से स्क्वायर स्टूडेंट हटेगा और 1 1 2 हो गया है। ठीक है, और जब इधर से स्क्वायर हटेगा स्टूडेंट तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये रूट लग जाएगा इधर। ठीक है स्टूडेंट, या इसको हम लिख देते हैं अच्छे से।
तो हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट ओ बी स्क्वायर बराबर 2। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं जो है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे आप यहाँ पर तो हो जाएगा ओ बी स्क्वायर और हो जाएगा कड़ी में 2। अब स्टूडेंट वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो कड़ी से जो है बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर ओ बी स्क्वायर है स्टूडेंट, ओ बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि ओ बी गुणे ओ बी, यानी कड़ी के अंदर ओ बी का जो है क्या बन गया है, जोड़ा स्टूडेंट बन गया है, यानी हम कह सकते हैं ओ बी कड़ी से बाहर हो जाएगा। तो हो जाएगा ओ बी बराबर कड़ी में 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट ओ बी का मान आपको मिल गया है जो कि है कड़ी में 2। ठीक, तो इतना नोट करने के बाद स्टूडेंट अब देखिए, अच्छा अगर आप अपने प्रकार में जो है इस दूरी को भर लीजिए, ओ बी जो भी ओ बी की लंबाई है, कड़ी में 2 लंबाई है, यहाँ पर दूरी, इतनी दूरी को भर कर आप प्रकार में अगर एक सर्कल ड्रा करें यहाँ पर स्टूडेंट, तो आप जानते हैं सर्कल की एक खास बात क्या होती है, जो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली लाइन होती है वो त्रिज्या होती है। और वृत्त में स्टूडेंट हर जगह जो है त्रिज्या की लंबाई स्टूडेंट सेम होती है, त्रिज्या की लंबाई क्या होती है स्टूडेंट, बराबर होती है हर जगह। तो यहाँ पर भी अगर आप इस दूरी को लेकर अगर सर्कल आप ड्रा करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे अगर आप, तो स्टूडेंट अगर आपकी ये दूरी कड़ी में 2 है तो ये भी दूरी कड़ी में 2 होगी, ये भी दूरी कड़ी में 2 होगी, ये भी हर जगह जो है कड़ी में 2 जो दूरी होगी कड़ी में 2 होगी। यानी अगर इस संख्या रेखा पर हम इस पॉइंट की बात करें तो जो पॉइंट होगा यहाँ से कड़ी में 2 दूरी पर और कड़ी में 2 की दूरी के बराबर होगा स्टूडेंट। यानी ये पॉइंट जो है कड़ी में 2 को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है स्टूडेंट। ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पर इस सर्कल जो है संख्या रेखा को जो है काटा है। ठीक, लेकिन स्टूडेंट सवाल में हमको कड़ी में 2 को नहीं पता करना है, कड़ी में 5 को पता करना है स्टूडेंट। तो छोड़िए अभी इस चीज़ को जो है हम लोग छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये स्टूडेंट आपको दूरी पता चल गई है जो कि है कड़ी में 2। अब स्टूडेंट हम जो है इस चीज़ को मिटाते हैं, अब आगे जो है और काम करना है। ठीक, तो अच्छा मिटाते नहीं, यहाँ आगे लिख देते हैं यहाँ पर। अब जो है अगला काम फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री पर कोण बनाती हुई एक लाइन और खींचेंगे और जिस लाइन की लंबाई जिस एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई जो है 1 इकाई होनी चाहिए स्टूडेंट, इस ओ बी से जो है 90 अंश का कोण बनाते हुए आप इसको खींचेंगे। तो अभी हम मान ले रहे हैं वो जो है BC है और इस BC की लंबाई स्टूडेंट आपको 1 इकाई ही लेनी है जो इतनी दूरी थी। ठीक है, तो BC का मान यहाँ पर 1 हो गया और आपको C को O से जो है मिला देना है स्टूडेंट। ठीक, तो अगर इस त्रिभुज स्टूडेंट अगर बात करें फिर से इस त्रिभुज में, त्रिभुज OBC में, तो इस त्रिभुज में आपको स्टूडेंट OB का मान पता है, कड़ी में 2 है, और BC का मान आपको पता है 1 है। तो चूँकि त्रिभुज स्टूडेंट ए भी त्रिभुज हमारा समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके OC का मान आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर OC कर्ण की तरह ही काम करेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की वजह तो कर्ण हमारा यहाँ पर OC होगा। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और लगाकर जब लास्ट में हल करेंगे तो आपको यहाँ पर OC का मान मिल जाएगा स्टूडेंट कड़ी में 3। तो स्टूडेंट आपको कड़ी में 3 का भी मान नहीं पता करना है, आपको तो कड़ी में 5 का मान पता करना है। ठीक, तो फिर से आप यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 इकाई की दूरी की लाइन फिर से आप यहाँ पर खींचेंगे स्टूडेंट, एक से लाइन सेगमेंट खींचेंगे, रेखाखंड यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 1 इकाई होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं अभी स्टूडेंट वो CD। ठीक है, C से D की तरफ CD जो है हमने खींचा है। ठीक, स्टूडेंट हम मिटा रहे हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर D को O से आप मिला दीजिए। तो अच्छा, ये CD की लंबाई आपको पता है 1 है। तो फिर से आप त्रिभुज OCD में ध्यान दें, त्रिभुज OCD में। ठीक, तो त्रिभुज OCD में देखिए स्टूडेंट आपको OC का मान पता है, OC का मान कड़ी में 3 है, और स्टूडेंट आपको CD का मान पता है 1 है। तो और एक कोण हमारा यहाँ पर स्टूडेंट 90 डिग्री है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। और अगर इस स्टूडेंट अगर इस समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके फिर से जो है आप इस OD का मान आप पता कर सकते हैं स्टूडेंट। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, OD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस
OC का स्क्वायर इस तरह हल करेंगे और लास्ट में आपको OD का मान मिल जाएगा जो है कड़ी में 4, और कड़ी में 4 का मान स्टूडेंट होता है 2, यानी OD का मान आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, यानी इसका मान आपको मिल जाएगा 2। अच्छा, OC का मान आपको मिला था कड़ी में 3। ठीक है स्टूडेंट, अब अभी भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपको 2 का मान नहीं, कड़ी में 5 का मान जो स्टूडेंट पता करना है इस रेखा पर। तो स्टूडेंट फिर से काम करेंगे, आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 इकाई की दूरी का यहाँ पर लाइन आप खींचेंगे। हम मान लेते हैं स्टूडेंट ये E है, DE। ठीक, और इसको फिर से आप E को O से मिला दीजिए। ED की लंबाई 1 है स्टूडेंट। फिर से आप त्रिभुज किस में ध्यान देंगे, त्रिभुज ODE में, त्रिभुज ODE में। ठीक, तो स्टूडेंट फिर से त्रिभुज OD में E में आपको स्टूडेंट OD का मान पता है, OD का मान जो है 2 है और DE का मान आपको पता है 1 है स्टूडेंट। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इस चूँकि त्रिभुज हमारा ODE है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर यहाँ पर यूज करेंगे कड़ी स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का, तो आपको यहाँ पर OE का मान पता चल जाएगा स्टूडेंट। और जो यहाँ पर OE का मान निकल कर आएगा, यहाँ पर आप लगाएंगे स्टूडेंट, और OE का मान जो निकल के यहाँ पे आएगा वो आएगा कड़ी में 5 स्टूडेंट। ठीक, इसको हम लगा ही देते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ODE में अगर हम बात करें तो कड़ हमारा हो जाएगा OE, यानी OE का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब हमारा AD है, यानी DE बात वही है, DE का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। DE का मान स्टूडेंट आपको पता है 1 है, 1 का स्क्वायर। OD का मान स्टूडेंट आपको पता है 2 का स्क्वायर, OD का मान 2 है स्टूडेंट। ठीक है, OD 2, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 4। तो आगे अगर हम लिखें यहाँ पर तो हो जाएगा OE स्क्वायर बराबर 4 1 5। ठीक, अब स्टूडेंट OE पर अब दोनों तरफ जो है रूट ले लिए, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर कड़ी में 5, दोनों तरफ हमने वर्गमूल ले लिया है, तो वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है। OE का देखो, OE देखिए स्टूडेंट यहाँ पर OE पर स्क्वायर है, तो OE गुणे OE का जो है जोड़ा बनेगा और OE जो है वर्गमूल से बाहर हो जाएगा और OE का मान हो जाएगा कड़ी में 5। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो ये दूरी हो जाएगी हमारी यहाँ पर ही हो जाएगी कड़ी में 5 स्टूडेंट। अब इसके आगे क्या करना है स्टूडेंट, आपको प्रकार में इतनी दूरी भरना है और एक जो है आपको सर्कल यहाँ पे ड्रा करना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एक सर्कल ड्रा करेंगे और जहाँ पर ये सर्कल जो है हमारी संख्या रेखा को काटेगा, संख्या रेखा को विभाजित मतलब संख्या रेखा पर जो है जाकर मतलब प्रतिच्छेद करेगा जिस बिंदु पर, वही हमारा जो है बिंदु जो होगा वो कड़ी में 5 होगा स्टूडेंट। ये 2 के कुछ जो है आगे होगा स्टूडेंट। ठीक, ये पॉइंट जो है कड़ी में 5 होगा और फिलहाल अभी इसको इस बिंदु को हम मान लेते हैं, अभी F मान लेते हैं और लास्ट में आप लिख देंगे कि बिंदु F जो है कड़ी में संख्या रेखा पर स्थित कड़ी में 5 को निरूपित करता है स्टूडेंट। तो इतनी बात लिखेंगे आप, लास्ट में लाइन लिखेंगे बिंदु F संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को निरूपित करता है। और देखिए स्टूडेंट, अच्छा जब आप सर्कल ड्रा करेंगे तो हम बताएं प्रॉपर्टी कि एक अगर वृत्त में, एक वृत्त के अंदर जो है हर जगह त्रिज्या क्या होती है स्टूडेंट, बराबर होती है। ठीक है, तो कड़ी में 5 अगर ये दूरी है तो ये भी दूरी कड़ी में 5 होगा, ये भी दूरी कड़ी में 5 होगा, यानी ये दूरी कड़ी में 5 है, यानी जो हमारी मूल बिंदु से दूरी है कड़ी में 5 दूरी है, यानी यहाँ पर जो बिंदु होगा वो कड़ी में 5 जो है होगा स्टूडेंट। इस तरह जो है आप यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, यही आपका जो है फाइनल जो है आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।